इनके क्वेश्चन सब बताने हैं पूरा, तो एक एक दिन में बता दें, 2 दिन में अगर हो जाएगा तो फिर 2 दिन में क्वेश्चन बता देंगे पूरा है। चलिए अब पोटेंशियल क्या है जानते हैं। ये है वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to any point in the electric field and it is divided by the amount of charge। इसका मतलब ये यूनिट चार्ज के लिए है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at any point in the electric field is the amount of work done in bringing unit charge from infinite distance to that point। लेकिन हम यूनिट चार्ज ले नहीं सकते, ये एक बड़ा बिग चार्ज होता है, तो इसीलिए हम लोग टेस्ट चार्ज लेते हैं, तो इसका रेशियो निकालते हैं W/Q। इसका मतलब इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट टू द अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज। तो ये है W/Q। तो एट एनी पॉइंट ये W/Q है। पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालते हैं तो अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं, Q0 को मान लीजिए B से A तक डिस्प्लेस किया, तो कुछ वर्क डन होगा। तो जो वर्क डन है, रेशियो ऑफ वर्क डन टू द टेस्ट चार्ज, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये है VA माइनस VB। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर यही पॉइंट B इंफिनिटी पर हो जाए, तो इंफिनिटी पर हम लोग क्या लेते हैं, पोटेंशियल जीरो। कन्वेंशनल है, इनफिनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या लेंगे, जीरो होगा। तो उस केस में इफ द पॉइंट P B इज एट इंफिनिटी, देन ये हम लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। तो VB पर जीरो लिखेंगे, ये हो जाएगा VA माइनस 0 इक्वल टू W/Q0। तो V एट A हो जाएगा, ये हो गया W/Q0। पोटेंशियल एट इंफिनिटी हम लोग हमेशा यही लेते हैं, V एट इंफिनिटी इक्वल टू क्या लेते हैं, जीरो। ये कन्वेंशनल है कि कहां पर हम पोटेंशियल लेंगे मैक्सिमम, कहां पर मिनिमम, या कहां पर जीरो, और कहां पॉजिटिव और कहां निगेटिव। जल्दी आइए भाई, थोड़ा सा लिखिए तब। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन any point in the electric field is defined as the ratio of potential difference between any two points in the electric field is defined as the ratio of amount of work done is defined as the amount of work done in carrying test charge from one point to another and the amount of test charge and the amount of test charge। अब इसमें साइन नहीं लिया जाता, प्लस केवल हमेशा लेंगे। ये पॉजिटिव के लिए है, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड था, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इसमें हम एक पॉइंट लिए है B, दूसरा पॉइंट है A। तो A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है,
यहां से यहां तक हम कोई टेस्ट चार्ज ले जाए, कितना Q0, इट इज कन्वेंशनल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हमेशा माना गया है ना। तो जब B से A तक ले जाएंगे तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, मान लीजिए वो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है, W, तो W बाई Q0 रेशियो जो होगा वही है पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को कहा गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर इफ द पॉइंट B इज एट इंफिनिटी, अगर यही हम बाहर ले फील्ड के, तो बाहर लेंगे तो वही इनफाइनाइट डिस्टेंस हमारे लिए हो गया। तो बाहर अगर कोई लिया गया पॉइंट तो वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होता है, पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो कंसेप्ट वही लेते हैं कि एट इंफिनिटी पोटेंशियल इज जीरो, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट होता नहीं है जो इंफिनिटी पर हो, कि नहीं। आउटसाइड द फील्ड पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो। तो फील्ड के बाहर अगर यही पॉइंट हम लेते तो हम पॉइंट ए तक लाते, तो वहां पर बी पॉइंट अगर इसके बाहर है फील्ड के, तो वहां पर क्या है पोटेंशियल, जीरो। तो वही हम लिखेंगे V इंफिनिटी इक्वल टू जीरो। तो VB ही V इंफिनिटी है, VB ही क्या है, V इंफिनिटी हो गया, क्योंकि हम इसके बाहर ले रहे हैं, तो वो क्या है, जीरो है। तो ये जीरो लिखा, तो VA इक्वल टू W बाई क्यू, या VA इक्वल टू W बाई क्यू नॉट लिखा, तो इसका मतलब पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या हो गया, यही है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ए, कि नहीं। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन या रेशियो W बाई क्यू नॉट, W बाई क्यू नॉट, अरे जो वर्क डन होगा उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो यूनिट के लिए हो गया, कि नहीं। तो यही कहलाया पोटेंशियल। लिखिए इसको, जल्दी करो भाई, तो इतना इंटरमीडिएट में भी इतना स्लो नहीं चलता है। ये सब तो जनरल बहुत है। इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, B एट एनी पॉइंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और देखिए कहीं कहीं ये भी आएगा, B एट A इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ E डॉट DL, और यहाँ माइनस ये इंफिनिटी टू द पॉइंट A। तो ये है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट A, उसका निगेटिव वैल्यू है, वो है पोटेंशियल। तो कहीं कहीं ये भी रहेगा, A या B इक्वल टू माइनस इंटीग्रल फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट A E डॉट DL, ये दूसरा डिफिनीशन है। इसको हम आगे चल करके अभी लिखेंगे, जो फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन है उसी से ये भी आ जाएगा, कि नहीं। E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, तो dV इक्वल टू E डॉट dr, और उसी को इंटीग्रेट कर लेंगे तो V आ जाएगा, तो वही है रिजल्ट। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका SI यूनिट क्या है, SI यूनिट है जूल पर कूलम, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज जूल कूलम इनवर्स, या जूल पर कूलम। वर्क डन का है जूल और ये चार्ज है कूलम, तो इसको कहते हैं वोल्ट, यही है वोल्ट। और डायमेंशनल फार्मूला क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, जूल के लिए न्यूटन मीटर, ml स्क्वायर T माइनस 2, और अपॉन A इंटू टी, चार्ज का है A इंटू, तो T ऊपर जाएगा तो -3, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर T माइनस 3 A इनवर्स। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला, क्लियर है। तो ये यूनिट एंड डायमेंशन। अब हमको निकालना है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए कितना पोटेंशियल है, तो वही वर्क डन ही कैलकुलेट करना है, कि नहीं, कैलकुलेट करना है वर्क डन।
लिख लिया इतना? लिखिए, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये बहुत छोटा सा रिजल्ट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। क्यू क्या है? चार्ज है, इसको कहते हैं सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट हुआ वो सोर्स चार्ज है। और क्यू नॉट जो हम लेते हैं वो होता है टेस्ट चार्ज। तो कैसे वो आया? ये वर्क डन वही था, वही कैलकुलेट करते हैं। जब हम कोई चार्ज लेंगे तो एक डिफिनिट डिस्टेंस तक फील्ड होगा कि नहीं, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वो एक डिफिनिट रेंज तक होगा। उसके बाहर अगर हम कोई पॉइंट लें तो वही हमारा इनफाइनाइट हो गया। वही क्या है? मान लीजिए ये हमने एक चार्ज लिया, तो यही आपका सोर्स चार्ज है। ये चार्ज क्या है? सोर्स चार्ज। और अब इसकी वजह से हो सकता है यहां तक फील्ड हो, तो इसके बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो यही अब यहां से जो अब ये इसके बाहर जब कोई डिस्टेंस लेंगे तो उसी को हम इन्फिनिटी मानेंगे। फील्ड के बाहर अगर कोई डिस्टेंस है तो कोई पॉइंट है तो क्या मानेंगे? इन्फिनिटी। तो अब अगर यहां चार्ज ले लेंगे तब तो कोई फोर्स लगेगा ही कि नहीं? अरे इन्फिनिटी पर अगर कोई चार्ज लिया तो रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? कुछ नहीं होगा। क्यों भाई? इनफाइनाइट डिस्टेंस है। जब फील्ड के अंदर होगा तभी अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। तो मान लीजिए हमने यहां पर चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज को, ये है क्यू नॉट, तो ये प्लस चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये ऐसे रिपेल होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? तो हम इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई, अब जितना यहां से डिस्टेंस है, मान लो हमने इस डिस्टेंस को x मान लिया, तो ये x का स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन क्या हो गया? अलोंग O। अब मान लो ये पॉइंट है A, तो वही अलोंग OA वेक्टर, ये कहां होगा? अलोंग OA वेक्टर, या एक यूनिट वेक्टर लें अलोंग OA कि नहीं, तो उसको ऐसे लिख सकते थे। अब अगर हम इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करें इस चार्ज का यहां से यहां तक, कितना? dx मान लो किया, तो कुछ वर्क डन होगा। कितना वर्क डन है? dw, अभी लिखना नहीं कुछ, dw इक्वल टू होता है F डॉट dx, ये होता है। वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये क्या है? मॉड ऑफ F मॉड ऑफ dx इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट है, तो 180 डिग्री का एंगल हुआ कि नहीं हुआ? अब मैग्नीट्यूड ऑफ F क्या है? यही जो ब्रैकेट में लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई x स्क्वायर, और इसका मॉड है dx, और ये है -1, cos 180 डिग्री -1 है। तो कितना वर्क डन आया? dw इक्वल टू हो गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई x स्क्वायर dx। ये हो गया वर्क डन। जब हम चार्ज को A से B बहुत स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस किए हैं dx, तो इतना आया। अब मान लो हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है, हमको जहां पर क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल, और ये सोर्स चार्ज से कितना डिस्टेंस पर है? r। तो हमको इसका मतलब टेस्ट चार्ज यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा वो कैलकुलेट करना है, वही पोटेंशियल है कि नहीं? तो पहले हम वर्क डन निकालें, टोटल वर्क डन ये निकाल सकते हैं, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग
Q naught from infinity to the point P r distant from O, r from O, यानी O से r डिस्टेंस पर, तो W इक्वल टू इसी का इंटीग्रल हो जाएगा। क्यों लिख रहे हो जी बार बार? अभी मैं लिखूंगा फिर से, पहले समझ लो, उसके बाद क्या उसमें लिखते हो बार बार, इन्फिनिटी टू r, यही हो गया इंटीग्रेशन। अब यहाँ स्मॉल वर्क डन था dW, तो ये देखिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए। कांस्टेंट में क्या है? Q नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, माइनस साइन बाहर कर ले तो माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया। इंटीग्रल x को ऊपर ले जाओ तो x टू द पावर -2 dx, और ये लिमिट होगा इन्फिनिटी टू r। अब x टू द पावर n का फार्मूला लगता है, x टू द पावर n dx होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, प्रोवाइडेड n प्लस 1 इज नॉट जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। देखो बेस्ट है, मन नहीं मानता तुम लोगों का बिना लिखे। तो इसको लगाओगे तो क्या मिलेगा? -2 प्लस 1 तो -1 अपॉन -2 प्लस 1 तो -1, तो ये पूरा आ जाएगा। अभी मैं फिर से लिखूंगा इसको, ये हो जाएगा Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस साइन है, ये हो जाएगा x टू द पावर -1 अपॉन -1, और यहाँ लिमिट इन्फिनिटी टू r, यही हुआ। तो ये -1 और ये -1 हटा दो, और x टू द पावर -1 अगर x को नीचे ले जाए तो 1/x हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो टोटल वर्क डन है W, ये हो जाएगा Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/x, और यहाँ लिमिट है इन्फिनिटी और यहाँ है r। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, ऊपर वाला, और फिर माइनस लोअर लिमिट, तो W इक्वल टू हो गया Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले अपर लिमिट में 1/r और -1 अपॉन इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या है? ये टेंस टू 0, इंफिनिटी का मतलब है लार्ज डिस्टेंस, तो 1 अपॉन ए लार्ज डिस्टेंस क्या होगा? टेंस टू 0, तो ये 0 है। तो कब कितना आ गया W? ये हो गया Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r। पोटेंशियल क्या था? पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो ये था V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, तो Q नॉट हट गया, Q नॉट से डिवाइड करोगे तो Q नॉट हट जाएगा, क्या बनेगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग और Q बाई R, यही तो मिला। V इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, तो यही है पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ये है पोटेंशियल। बस इतना ही काम है इसमें। तो हालांकि हमको तो रिजल्ट से ज्यादातर मतलब है कि फार्मूला क्या निकल करके आता है, लेकिन ये आता रहेगा तो बहुत सारे कंसेप्ट हैं कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, कितना वर्क डन था, ये सब मेमोरी में आ जाएगा। और डिफिनीशन क्या है, क्लियर है कि नहीं? लिख लोगे कि अब अलग से लिखें? लिख लोगे तो पहले ये लिखना है, लिखिए, थोड़ा सा हम बता रहे हैं, लिखिए। इफ वी टेक ए सोर्स चार्ज प्लस Q, ए सोर्स चार्ज प्लस Q इन फ्री स्पेस, अभी कोई मीडियम नहीं ले रहा है, प्लस Q इन फ्री स्पेस, देन electric field is set up, electric field is set up around it up to certain distance
इफ a test charge is taken, if a test charge is taken at a distance x from the source charge in its electric field, then इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इट। अब ये है, देखिए लिख रहा हूं, एफ वेक्टर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमने फ्री स्पेस ले रखा है। ये हो गया मैग्नीट्यूड, पहले बताया था कूलम्ब्स लॉ है ना। और इसके इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, तो ये है आर कैप, यही आया, इतना होगा ना। और रिपल्सिव फोर्स है तो इस तरफ है, ये डायरेक्शन हुआ है ना। अब अगर इसका हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करें तो स्मॉल वर्क इज डन इन इट्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, यहां से यहां तक थोड़ा सा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू होगा एफ डॉट डी एस। अब यहां पर डी एक्स है, यहां क्या है, डी एक्स है, तो ये हो जाएगा एफ डी एक्स और कॉस 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए फोर्स कहाँ है, फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट ठीक उसके अपोजिट कर रहा है, तो 180 डिग्री था। और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, और ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, फिर dx और फिर -1। तो इसमें इतना स्मॉल वर्क डन है ना। टोटल वर्क डन जब हम लेंगे तो क्या आएगा, हम जहां से जहां तक डिस्प्लेस करेंगे वहां तक उसका इंटीग्रल करते हैं। तो मान लो ये है आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहां हमको फील्ड, जहां हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और ये r डिस्टेंस है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी से यहां तक इसके इंटीग्रेशन का लिमिट हुआ। हमेशा इन्फिनिटी से ही लाया जाता है, हम ए पी से इन्फिनिटी नहीं ले जाएंगे, इन्फिनिटी टू पी लिया गया है, यानी टुवर्ड्स द चार्ज हमेशा ये लिया जाता है। तो अब ये होगा टोटल वर्क डन कितना है, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग या कैरिंग क्यू नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू आर डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू इंफिनिटी टू आर इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। तो जो कांस्टेंट है पहले से हम बाहर ले ले, माइनस क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रल x को ऊपर ले जाए तो -2 और dx ये हुआ। अब इंटीग्रल में ये होगा x टू द पावर -2 dx, x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1 अपॉन, तो ये हो गया -1/x। तो माइनस माइनस बाहर कर ले तो प्लस हो जाएगा, तो W इक्वल टू इसको आप प्लस लिखिया क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया 1/x लिमिट इंफिनिटी टू r। यहाँ का माइनस बाहर कर लिए तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। तो अब अपर लिमिट तब लोअर लिमिट, तो W इक्वल टू आ गया आपका क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r -1 अपॉन इंफिनिटी, बट 1 इंफिनिटी टेंड्स टू 0, तो ये 0 हो गया। तो W आया 1/4 पाई अलग कर ले, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r,
ये हो गया वर्क डन। अब बाय डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। तो W ये आया क्यू नॉट, तो W ये था तो क्यू नॉट कट जाएगा, तो क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो ये हो गया पोटेंशियल, ये आया पोटेंशियल, यहाँ ये पोटेंशियल है, ये हो गया पोटेंशियल। यूनिट आपको पहले ही बता दिया था, तो इसका मतलब इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है। फील्ड में स्क्वायर था और इसमें क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था। तो जल्दी से अब लिखिए, यहाँ एक लड़की बैठती थी, वो भी नहीं आ रही है, कई दिन से नहीं आ रही है, बीएससी का पेपर है, कई लोगों का होगा। क्लियर हो गया। अब अगर निगेटिव सोर्स चार्ज होता तो क्या फर्क पड़ता, यहां पर फोर्स का डायरेक्शन तब क्या होता टूवर्ड्स द चार्ज होता, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होता, और फिर डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ होता, तो एंगल जीरो रहता, और cos जीरो वैल्यू क्या है 1। यहां पर माइनस साइन तब नहीं आता, तो यहां माइनस नहीं आएगा, और अगर यहां माइनस साइन नहीं आता तो ये जो माइनस साइन आ रहा है ये फिर माइनस रहता, माइनस माइनस प्लस नहीं होता, तो पोटेंशियल आ जाता निगेटिव, पोटेंशियल क्या आ जाता निगेटिव। तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, निगेटिव हो जाता, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती, बस इतना फर्क होता। तो अगर प्लस सोर्स चार्ज है तो पॉजिटिव है, माइनस सोर्स चार्ज है तो नेगेटिव है। तो जब भी चार्ज लेंगे तो चार्ज अगर हम साइन के साथ लेते हैं तो पोटेंशियल आ जाएगा, प्लस चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, माइनस चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल। और ये स्केलर है, क्यों स्केलर है, क्योंकि ये वर्क डन अपॉन, ये क्या है वर्क डन अपॉन चार्ज है, वर्क डन भी स्केलर और चार्ज भी स्केलर, तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर ग्रुप ऑफ चार्ज हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हमेशा स्केलर सम होगा पोटेंशियल एट ए पॉइंट, कि नहीं। लिखिए पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज,
पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। देखिए, सिंस it is a scalar quantity, it is a scalar quantity, hence potential due to group of charge whatever it is discrete distribution or continuous distribution, it is taken scalar sum, it is taken scalar sum। तो स्केलर सम निकालेंगे, वेक्टर सम था इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये क्या रहेगा, स्केलर सम रहेगा। अब उसके एक बड़ा एग्जाम्पल आपके पास, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। उसमें दो चार्ज है, एक प्लस और एक माइनस। तो पोटेंशियल लिख लो, एग्जाम्पल लिखो, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दो पोजीशन, तीन पोजीशन, जो भी आप चाहे निकाल सकते हैं। अब डाइपोल के लिए ये था, देखिए यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, तो यहां पर माइनस क्यू चार्ज है। इसकी टोटल लेंथ हमको ले लेते हैं 2l, कि नहीं। और डाइपोल मोमेंट में एक वेक्टर है जो माइनस क्यू से क्या होता है, प्लस क्यू, पीछे बताया गया। इसका एक पोजीशन ये है जो चार्जेस को ज्वाइंट करने वाली लाइन के लॉन्ग है, तो इसको कहते हैं एक्सियल पोजीशन। और एक है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो कहलाता है इक्वेटोरियल पोजीशन। और एक कोई भी हम आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज कर ले, एक्सिस पर ना हो, इक्वेटर पर ना हो, तो वही आर्बिट्रेरी पोजीशन है। तो एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग चार्ज की वजह से पोटेंशियल का सम हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस चार्ज है, दूसरा माइनस है। तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए नेगेटिव। तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन क्या होगा, ऑन एक्सियल पोजीशन। तो यहां कहीं लोगे, मान लीजिए इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले रखा है, तो प्लस की वजह से प्लस होगा और माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। मान लो ये पॉइंट है A, ये है B, तो यहां से यहां तक के लिए निकाल ले पोटेंशियल, फिर यहां से यहां तक के निकाल ले, और उसका क्या कर ले, स्केलर सम। क्या निकाल ले, जैसे उसमें वेक्टर सम निकाला था, यहां क्या होगा, स्केलर सम। तो क्या आएगा पोटेंशियल, V एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर, P बाई R स्क्वायर होगा। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड में 2P बाई R क्यूब था, तो यहां पर 2P नहीं है, P है और R स्क्वायर है। निकाल दे इसको, कि आ गया समझ में है, 2-3 लाइन में आ जाएगा। प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, और डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, L तो वेरी स्मॉल होता है, L स्क्वायर को इग्नोर करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह से ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है, V इक्वेटोरियल क्या रहेगा, 0 होगा। क्या हमेशा होगा, क्यों 0 होगा, इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा, प्लस की वजह से प्लस, माइनस की वजह से माइनस, तो रिजल्ट 0 नहीं आएगा।
अरे वो फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था P बाई आर क्यूब, और 2P बाई आर क्यूब एक्सियल में था, और यहाँ तो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस, और इक्वल और अपोजिट वैल्यू, इक्वल और पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? जीरो। फिर एनी पोजीशन, पोटेंशियल एट एनी पोजीशन, तो ऐसे ले सकते हो जैसे ये है डाइपोल आपका, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, मान लो ये मिड पॉइंट है, आपने यहाँ कहीं लिया ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और ये कितने एंगल पर है? थीटा, तो cos कंपोनेंट निकाल लेते हैं ये P वेक्टर का इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाता है पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई आर स्क्वायर, P cos थीटा बाई आर स्क्वायर। जब थीटा जीरो होगा तो एक्सिस पर हो जाएगा, और cos जीरो वैल्यू 1, तो P बाई आर स्क्वायर आएगा जो वहां है, और जब इक्वेटोरियल लाइन पर होगा तो थीटा 90 हो जाएगा, cos 90 हो गया जीरो, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये तीनों है, लिखिए ऐसे, अब डिराइव नहीं करेंगे, वैल्यू केवल नोट कर लीजिए। हो गया? तीनों समझ में आ गया ये? अब वहां पर चार्ज था तो P बाई आर था, Q बाई आर था, और अगर डाइपोल है तो P बाई आर स्क्वायर है, एक पावर हमेशा लार्ज है, और ये तो जीरो होगा क्योंकि इक्वल, और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव, निगेटिव के लिए निगेटिव, तो मिड पॉइंट पर भी पोटेंशियल जीरो होगा। डाइपोल के मिड पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो ऐसे भी बहुत से सिचुएशन हो सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो लेकिन पोटेंशियल ना हो, कि नहीं? और पोटेंशियल हो और इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, ऐसा भी हो सकता है, कि नहीं? तो ये पॉसिबल है। डाइपोल के मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, पोटेंशियल जीरो है। अगर स्फेरिकल सेल है तो सेल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, जो सरफेस पर होता है वही रहता है। तो इट मे बी पॉसिबल, वन मे बी जीरो, अदर मे नॉट बी जीरो, लेकिन दोनों में रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन होता है, तो वो अभी लिख देते हैं, है ना? चलिए लिखिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, पहले लिख लीजिए, ये आपके सिलेबस में ये सब मेंशन है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और इसकी प्रॉपर्टी बड़ी स्ट्रांग है, ये पूछा जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो होते क्या है ये, कोई किसी चार्ज या किसी फील्ड में, किसी चार्ज के सराउंडिंग में या किसी फील्ड में ऐसा कोई सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, उसी को कहेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसमें अगर हम कोई प्लेन ले रहे हैं जो फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा।
कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके सराउंडिंग में स्फीयर लेंगे तो वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो ऐसे डिफरेंट से, अगर लीनियर चार्ज है तो इसके तरफ चारों तरफ सिलिंड्रिकल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो उसमें एक लार्ज प्रॉपर्टी है, लिखिए एनी सरफेस in the electric field at which potential is equal at every point, is called an equipotential surface. एग्जाम्पल लिखिए, in a homogeneous या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड a rectangular plane normal to it is an equipotential surface. कामा लिखिए, is an equipotential surface, यानी वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, बहुत सारे हो सकते हैं। लिखिए नेक्स्ट, कामा लिखिए स्फेरिकल सेल या स्फेरिकल सरफेस concentric with the point charge is an equipotential surface. कोएक्सियल सिलेंडर, नेक्स्ट लिख लीजिए, कोएक्सियल सिलेंडर with a straight infinite long linear distribution of charge is an equipotential surface. Infinite long linear distribution of charge is an equipotential surface. तो जैसे मान लीजिए ये है, यहां देखिए जैसे ऐसे फील्ड है तो ये यूनिफॉर्म है। अब इसमें कोई हम ऐसे सीट लें तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ऐसे दूसरा भी ले सकते हैं तो ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। ऐसे मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है तो इसके ऐसे कंसंट्रिक स्फीयर्स, अलग अलग स्फीयर्स हैं, वो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। अब ऐसे अगर इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो इसके सराउंडिंग में एक ऐसा सिलेंडर जिसका एक्सिस इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सिस हो तो वो क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे दूसरा सिलेंडर दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे और भी बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं। तो ये लार्ज नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस एग्जिस्ट करेंगे इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, मेन पार्ट वही है कि क्या प्रॉपर्टीज इसमें होंगे, है ना।
इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जीरो। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो क्या है? जीरो। तो अगर किसी चार्ज को हम डिस्प्लेस करें सरफेस पर एक जगह से दूसरे जगह तक, तो वर्क डन क्या होता है? अभी वर्क डन क्या था? डी डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू, ऐसे ले ले, हमारे पास तो पहले v था, v इक्वल टू चाहे हम डी डब्ल्यू बाई डी क्यू लिखे या w बाई क्यू लिखे, यही तो होगा, या इसको dv लिख लो, या हम ऐसे लिखें v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू या क्यू नॉट, यही क्यू नॉट ले लें। तो w क्या है? w है v इंटू क्यू नॉट। हेलो, हेलो, हाँ बताइए। हाँ हाँ हाँ, और कुछ जुड़ाइए। चला तब तो ठीक है भाई, कहूँ सूखल नहीं वैसे कुछ हो रहा ना, चला तब ठीक, हम पढ़ाओ थी। अच्छा नमस्ते। या इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू डी वी इंटू क्यू नॉट। तो डीवी तो जीरो होगा, क्यों जीरो होगा? अगर ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो यहां पर जो पोटेंशियल है वही यहां पर भी है। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो दोनों जगह पर पोटेंशियल क्या है? सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस डीवी क्या होगा? जीरो। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू क्यू नॉट, तो ये क्या हो गया? जीरो। तो एक प्रॉपर्टी तो ये हुआ कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को डिस्प्लेस करने में कोई वर्क डन नहीं होगा। क्लियर है? तो इसे एक रिजल्ट और आएगा, वर्क डन कब जीरो होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, कि डी डब्ल्यू है क्या? डी डब्ल्यू है एफ डॉट डी एस या एफ डॉट डी एक्स ही लिख लो। तो इसका मतलब ये एफ डी एक्स कॉस थीटा, और अगर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है तो कॉस थीटा ही तो जीरो होगा। तो अगर ये डी डब्ल्यू जीरो आया तो इसका मतलब डी डब्ल्यू जीरो होने पर कॉस थीटा जीरो होगा, और कॉस थीटा अगर जीरो है तो थीटा क्या है? 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिस्प्लेसमेंट के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। तो ये ही होगा, तो ये ds होगा या dx होगा। तो इसका मतलब है कि ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये एक बिग प्रॉपर्टी है उसकी, है ना? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, है ना? तो पहले थोड़ा सा लिखिए, क्या लिखा था? हाँ, पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस potential difference between 2 points, potential difference between 2 points is always zero,
दैट इज ये लिखेंगे dV इक्वल टू 0, implies that Q naught dV equal to 0, implies that dW equal to 0. dV 0 है तो Q naught dV 0 है तो वही dW होता है, वही क्या होता है dW, क्योंकि V इक्वल टू क्या है या dV इक्वल टू क्या है dW बाई Q naught, ये था अभी बताया हूं dV इक्वल टू dW बाई Q naught, तो dW क्या है dV इंटू Q naught, तो अगर ये 0 है तो ये dW भी 0 है, तो अगर dW 0 है तो इसका मतलब है कि ये है F डॉट dx इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा F dx इंटू कॉस थीटा बड़ा इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये रहेगा। पूरा लिखो पहले। कई टॉपिक इसमें हो जा रहे हैं, क्लियर हुआ? तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऑन द सरफेस होगा, अब फोर्स कहां लगेगा उसके परपेंडिकुलर, लिखिए हेंस फोर्स ऑन द चार्ज इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द, क्या लिखा डिस्प्लेसमेंट नहीं, परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, ब्रैकेट में लिखो सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्यों डिस्प्लेसमेंट हम सरफेस पर ही करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका मतलब जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लिखो हेंस ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट। अब अगर हम दो या दो से अधिक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले तो उनके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उनमें भी एक रिलेशन है, जहां पर डिस्टेंस कम होगा वहां पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। जैसे मान लो हमने एक चार्ज लिया, ये प्लस क्यू चार्ज, तो इसके मान लो सराउंडिंग में ऐसे स्फीयर्स है, यहां पर मान लो पोटेंशियल है 90 वोल्ट, यहां 80 वोल्ट, यहां 70 वोल्ट, यहां 60 वोल्ट है ना, तो इनमें डिफरेंस क्या है, सेम पोटेंशियल का है, डिफरेंस क्या है सेम पोटेंशियल का, तो फील्ड कहां स्ट्रांग होती है, जहां पर डिस्टेंस कम होता है, जहां डिस्टेंस कम होगा वहां पर फील्ड स्ट्रांग होगी, इसका मतलब फील्ड लाइंस क्लोज होंगी। फील्ड लाइंस कहां क्लोज है, जहां पर डिस्टेंस इनके बीच में कम है,
और जैसे जैसे दूर जाएंगे तैसे तैसे फील्ड लाइंस दूर भी होती जाएंगी। तो पहले लिख लीजिए लिखिए इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, if potential difference is same on two equipotential surface, then on two equipotential surface, then field lines close to each other shows stronger field, यानी डिस्टेंस कम है तो फील्ड स्ट्रांग होगा, अधिक होगा। shows stronger field, यहां पर फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है पास में, और जैसे जैसे दूर जाएंगे फील्ड क्या होगी, वीक होती जाएगी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फील्ड उल्टा होता है, वीक होती जाएगी, है ना। तो ये होता है, कहीं कहीं उसी के ग्राफ बना करके ऐसे दिया जाता है, ऐसे ग्राफ बना दिया जाता है, ऐसे ऐसे दे दिया 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट का डिफरेंस हो, तो जहां पास पास लाइनें हैं वहां फील्ड स्ट्रांग है, जहां दूर दूर लाइनें हैं वहां फील्ड वीक है। तो यहाँ लाइनें देखिए पास पास है तो यहाँ स्ट्रांग फील्ड है, यहाँ लाइनें दूर दूर है तो यहाँ वीक फील्ड है। क्लियर, समझ में आया। तो ये सब प्रॉपर्टीज है इसकी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, जहां पर फील्ड लाइनें पास पास होंगी, डिस्टेंस कम होगा, वहां फील्ड स्ट्रांग होगा। कोई वर्क डन नहीं होगा जब एक चार्ज को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखिए, चलिए, रिलेशन बिटवीन फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। रिलेशन बिटवीन फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो निगेटिव ऑफ रेट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट की ही फील्ड इंटेंसिटी है। यहां देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट, जैसे मान लो यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां है प्लस क्यू चार्ज, तो अगर इस पॉइंट की बात हम कर लें तो यहां जब हम टेस्ट चार्ज लेंगे तो इस पर कोई फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो इसको हम क्यू नॉट ई लिख सकते हैं। क्यों? अगर इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी ई है तब, यहां पर फील्ड इंटेंसिटी अगर ई नॉट है, ई है, तो एफ क्या होगा, क्यू नॉट ई। अगर हम इस पॉइंट को ए लें जहां पर पोटेंशियल है वी, जब इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे ए टू बी, तो यहां पर पोटेंशियल है मान लीजिए वी, तो यहां पोटेंशियल और अधिक होगा, V प्लस dV होगा। नियर टू द चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा, 1/, है ना कि नहीं। यहां पोटेंशियल अगर V लेंगे तो यहां V माइनस dV होगा। तो इनमें रिलेशन क्या होगा, अगर हम चार्ज को यहां से यहां तक पहले डिस्प्लेस करें तो वर्क डन कितना होगा, dW इक्वल टू क्या होगा, F डॉट dx, और F कितना है, Q नॉट E डॉट dx। तो dW बाई Q नॉट लिख ले, तो ये हो गया E डॉट dx, और यही पोटेंशियल डिफरेंस है, यही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये है V प्लस dV माइनस V इक्वल टू E डॉट dx। तो ये आ गया dV E डॉट dx। अब E का है
इसको E dx cos 180, क्यों? फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट है, तो ये 1 हो गया। तो dv इक्वल टू क्या आ गया? E dx माइनस 1, तो E इक्वल टू आ गया माइनस dv बाई dx। तो ये है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। है क्लियर? E इक्वल टू क्या होगा? माइनस dv बाई dx या माइनस dv बाई dr। माइनस dv बाई r के टर्म में लिखोगे तो r रहेगा कि नहीं, और x के टर्म में लिखोगे तो dx है, या इसी को ऐसे लिख देना r E इक्वल टू माइनस dv बाई dr। तो ये है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ही फील्ड इंटेंसिटी है एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिखो, इट इज डिफाइंड एज, क्या लिखे हो? क्या नहीं, रिलेशन अगर लिख रहे हो लिखो, पहले वो मत लिखो, काटो उसको। लिखिए, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट एनी पॉइंट in the electric field is equal to field intensity at that point, is equal to field intensity at that point। अब अभी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया है इसी रिलेशन से लिखा, अगर dv सेम है तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई dr। dr कम होगा तो E ज्यादा होगा, dr कम होगा तो E ज्यादा होगा, dr ज्यादा होगा तो E कम होगा। dr ज्यादा माने डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स लार्ज हो तो फील्ड स्ट्रांग होगा, फील्ड वीक हो जाएगा, क्योंकि ये अधिक होगा तो ये कम हो जाएगा। और जब वो पास पास एक लाइनें हों तो डिस्टेंस कम है तो ई की वैल्यू लार्ज होगी, यानी फील्ड स्ट्रांग होगा। क्लियर है? तो ये हमने एफ के टर्म में नहीं लिखा, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में नहीं लिखा, फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तब ई ये आएगा, ई इक्वल टू माइनस dv बाई dr। और ये रिलेशन बताता है पोटेंशियल और फील्ड इंटेंसिटी में। किसी भी फील्ड को आप डिफरेंशिएट कर, जैसे पोटेंशियल को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे r के रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा कि नहीं। अब दूसरा इसमें एक और टर्म है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो वो क्या है? जब हम चार्ज अलग अलग होते हैं, चार्ज को अलग अलग लार्ज डिस्टेंस पर अगर रखे हैं तो उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। जब चार्जेस को पास लाया जाता है तो उनमें रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करिएगा एज द नेचर ऑफ चार्ज। तो जो भी चार्ज होगा, अगर प्लस प्लस चार्जेस है तो रिपेल होंगे, तो पास पास लाने में हमें वर्क करना होगा। पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट होंगे, तब क्या होगा, तो दूर ले जाने में वर्क करना पड़ेगा या वर्क ऑब्टेन्ड होगा, तो वही वर्क डन उसमें स्टोर हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो वही हमको डिराइव करना है। लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। कितनों भी जल्दी करें एक टॉपिक खत्म नहीं होता है।
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो डायरेक्ट फार्मूला लिख दें, फार्मूला डायरेक्ट है भी, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ वर्क डन ही है, तो वो पोटेंशियल से ही डिफाइंड है, पोटेंशियल से ही उसको डिफाइंड किया गया था। लिखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन the amount of work done in bringing charges from infinite distance to close to each other the amount of work done stored as a potential energy called potential energy of system of charges, potential energy of system of charges। अगर मान लीजिए दो चार्ज है, फॉर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, अब इनके बीच में अगर सेपरेशन है R, तो ये होगा U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। कैसे? मान लो एक चार्ज यहां है Q1 और R डिस्टेंस पर पोटेंशियल है V। Q1 की वजह से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना है? V है। तो V एक्चुअल में क्या है? V है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो यहाँ Q1 है तो Q1 बाई R हो गया। तो यहां पर ये पोटेंशियल है। अब मान लो Q2 को हम इंफिनिटी से इस पॉइंट तक ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं? इंफिनिटी से। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो अगर W है तो V यहां पर क्या है? W या V क्या था? W बाई Q2। W बाई Q2 ही क्या है? V है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। अगर हम यहां से Q0 ले आते तो W बाई Q0 पोटेंशियल होता, और अगर Q2 ला रहे हैं तो W बाई Q0 के बजाय Q2 हो जाएगा। तो W होगा क्या? W है V इंटू Q2, और V की वैल्यू ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R इंटू Q2। तो क्या आया? यही रिजल्ट आ गया कि नहीं आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। और ये याद रखेंगे, जब भी पोटेंशियल लेंगे या पोटेंशियल एनर्जी लेंगे तो चार्जेज विथ साइन लेंगे। चार्जेज विथ प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस। और जब फील्ड लेना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो चार्ज साइन नहीं लिया जाता, डायरेक्शन होता उसमें। उसमें क्या रहेगा? डायरेक्शन। तो अगर हमारा दो चार्ज है तब तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई Q2 है। तो वो उनको इनफाइनाइट डिस्टेंस से पास लाने में जो वर्क डन हुआ वही है, वही उसमें स्टोर हो गया। मान लो 3 चार्ज है, ऐसे 3 चार्ज है, यहां है Q1, यहां है Q2, ये है Q3। इनके बीच डिस्टेंस मान लो R12, इनके बीच डिस्टेंस है R23, इनके बीच डिस्टेंस है R13। तो अब ये 1 और 2 में क्या एनर्जी है या वर्क डन है? 2 और 3 में क्या एनर्जी या क्या वर्क डन है? और फिर 1 और 3 में क्या एनर्जी या क्या वर्क डन है? तो टोटल एनर्जी ये होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? U 1 और 2 में क्या है प्लस U 2 3 में क्या है प्लस 3 और 1 में क्या है।
तीनों को ऐड कर लेंगे, स्केलर है तो स्केलर सम होगा। अब ये क्या आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई R23 प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 बाई R31 या 13। डिस्टेंस तो एक ही हुआ, 1 से 3 और 3 से 1 के बीच का डिस्टेंस तो सेम है कि अलग अलग होगा? अरे यहां से आपके घर की दूरी और आपके घर से यहाँ की दूरी सेम है कि अलग अलग है? सेम है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, यहां पर एक ऐसे समेशन लगाया है I फ्रॉम 1 to 3 और फिर एक और लगाया J फ्रॉम 1 to 3, लेकिन I और J इक्वल ना हो। क्यों? यहां पर है 1 2 2 3 3 1, कहीं 1 1 2 2 और 3 3 नहीं है, तो दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लिख सकते हो QI QJ अपॉन RIJ, लेकिन जब इसको लिखोगे तो यहां एक 1/2 एक टर्म लिखना पड़ेगा। 1/2 क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि जब आप समेशन लोगे तो I आपने 1 लिया तो J लिया 2 और J लिया 3, तो Q1 और Q2 आया, Q1 और Q3 आया कि नहीं आया? जब आप फिर 2 लोगे तो 2 और 1 फिर आएगा, 2 और 1, और एक बार 1 और 2 लिया था और एक बार फिर 2 और, तो 2 बार नहीं आ गया, तो इसीलिए 1/2 कर लिया, 1/2 कर लिया। तो ऐसे अगर n चार्जेस हैं तो क्या लिखेंगे? फॉर n चार्ज क्या लिख सकते हैं? U इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर हाफ पहले से ले लो, ये तो कांस्टेंट था, ये तो कांस्टेंट टर्म है। 1/2 समेशन की वजह से आ रहा है, समेशन I फ्रॉम 1 to n समेशन J फ्रॉम 1 to n, लेकिन I और J सेम नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा QI QJ अपॉन RIJ। तो ये है जनरल फार्मूला। 4 है, 5 है, 6 है, तो इसे हम तुरंत लिख सकते हैं कि नहीं? कभी कभी होता ना स्क्वायर के कॉर्नर पर है और सेंटर पर एक चार्ज है, टोटल एनर्जी निकालना है कि नहीं? तो ऐसे निकाल लेंगे कि नहीं निकल जाएगा? प्लस को प्लस के साथ और माइनस को प्लस माइनस अलग अलग रहेगा, चार्ज में प्लस और माइनस इसमें दोनों लेंगे, चाहे पोटेंशियल होगा तब भी और एनर्जी होगा तब भी। अगर फील्ड है तो उसमें डायरेक्शन होगा, उसमें क्या होगा? डायरेक्शन। तो वहां वेक्टर सम लेना है, फील्ड हो फोर्स हो तो वेक्टर सम, अब पोटेंशियल और एनर्जी है तो स्केलर। अब क्लियर है? तो ऐसे बहुत से चार्जेस है तो निकाल सकते हैं। लिखिए m वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यूनिफॉर्म तो रहेगा ही, नॉन यूनिफॉर्म का कंसेप्ट आपके उसमें है नहीं, है ना? तो वैसे W है वर्क डन PE cos θ1 माइनस cos θ2, फार्मूला पढ़े होंगे तो जरा इसको देख लीजिए। इससे रिलेटेड इक्विलिब्रियम पोजीशन मत पूछा जाता है कि कब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और कब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। जैसे ये है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसमें कोई डाइपोल है, तो ये है डाइपोल।
यहां पर हम प्लस क्यू लेंगे और यहां माइनस क्यू। ऐसा क्यों? हम हमेशा ई और पी के बीच डायरेक्ट एंगल लेते हैं। यहां पर पी होता है -2 प्लस, और ये एंगल कितना है, मान लो एट ए टाइम क्या है, थीटा। तो इस पर क्या लग रहा होगा, टार्क। क्या लगेगा, टार्क। कितना टार्क लगता है, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। कितना लगेगा, पीई साइन थीटा। ये था, इतना टार्क लग रहा है। तो किस डायरेक्शन में टार्क होगा, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में और इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में। तो ये इसको फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट करने का प्रयास करता है। इट हैज टेंडेंसी टू रोटेट द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड के डायरेक्शन में। तो इतना टार्क लग रहा है। अब मान लो इसके अगेंस्ट हम थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करना चाहें, थोड़ा सा रोटेट करना चाहें, तो हमको वर्क करना पड़ेगा। कितना, डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा। जब रोटेशनल वर्क डन होगा तो टाउ डी थीटा, और ट्रांसलेशनल वर्क डन होगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं। जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो क्या रहता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब रोटेशन कराएंगे तो वर्क डन क्या होता है, टाउ डी थीटा। पिछले में रहा होगा, पढ़ाया गया होगा रोटेशनल मोशन में कि नहीं। तो इसी से निकालेंगे इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन। चलो सर आ गए हैं। कल डिस्कस करेंगे, कल तो है नहीं मेरा, परसों है। मुझे पता नहीं था।